आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, रुको जरा, सबर करो। We, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम BJP में विलय करते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आम आदमी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी अस्तित्व का, वजूद का सवाल पैदा हो गया है। उनके जो राज्यसभा एमपीज़ हैं उसका 2/3 हिस्सा टूट कर चला गया है भाजपा। हालांकि इस पूरे तूफान की जो आहट है वो बहुत दिनों से सुनी जा रही थी, देखी जा रही थी। जो लोग नज़दीक से देखते हैं आम आदमी पार्टी को, वो खासकर राघव चड्ढा और उनके जिस तरह के हाव भाव और जो बर्ताव नज़र आ रहा था पब्लिक में, उसको लेकर काफ़ी शंका में थे। लेकिन ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा ही इस पूरे गैंग के लीडर हैं, जिसको बाकायदा कह रहे हैं कि अब भाजपा इतनी अच्छी पार्टी है और उन्होंने आर्थिक मुहाने पर और साथ साथ विश्व में एक बड़ा नाम कमाया है, राघव चड्ढा कह रहे हैं, और इसलिए हम सब लोग छोड़ के यहाँ जा रहे हैं। क्या मायने हैं इस बात के आम आदमी पार्टी के लिए, भारत की राजनीति के लिए? भाजपा की ये जो पूरी, मैं कहूँगी एक तरह की राजनीतिक जो गुंडागर्दी है, उसको देखकर भारतीय जो लोकतंत्र है और उसमें राजनीति की जो जगह है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आशुतोष जी मौजूद हैं। आशुतोष जी पत्रकार होने के अलावा एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी रहे हैं, और मुझे लगता है आशुतोष जी, अगर आप अभी भी आम आदमी पार्टी में होते तो आप कम से कम राज्यसभा एमपी तो होते ही। अभी फिलहाल जो ये पूरा संकट नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये संकट वाकई में बहुत बड़ा संकट है और मेरा मानना है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी तो उसके बाद का ये दूसरा सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि आपकी 10 सांसद में से अगर 7 छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार ये कहते थे, देखिए कांग्रेस पार्टी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं टूटी, क्योंकि ये एक उन कार्यकर्ताओं की टीम है, उन कार्यकर्ताओं के लोग हैं जो कमिटमेंट के साथ आए हैं। तो कम से कम वो मिथ यहाँ पे टूट गया है। और अगर 10 में से 7 सांसद अगर टूट के जाते हैं और उनमें से वो 3 लोग टूट के जाते हैं जो जिनको दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी नर्सरी में पूरी तरीके से रोपा था, उनको सजाया संवारा था और उनको बड़ा किया था, जब वो फल देने की स्थिति में आ गए तब वो छोड़ के चले गए। तो जो अपना पूरा एग्जिस्टेंस आम आदमी पार्टी या केजरीवाल पर ही डिपेंडेंट थी, जिनकी, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या फिर राघव चड्ढा हो या फिर संदीप पाठक, इनको आम आदमी पार्टी के पहले कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था इनको। तो इनकी पूरी जो पहचान है वो आम आदमी पार्टी की वजह से है। तो एक इतनी पहचान देने वालों को अगर पार्टी छोड़ देती है या पार्टी से निकल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत गहरे सवाल छोड़ जाता है पीछे। और वो गहरे सवालों को अगर आज आम आदमी पार्टी या उनकी लीडरशिप अगर उससे 2-4 होने की कोशिश नहीं करती है तो फिर इस संकट से निपटना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जी आशुतोष जी, चलिए, आम आदमी पार्टी जो करेगी वो करेगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम समझें अगर एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र की तरह, या वो लोग जिनके स्टेक्स हैं बीजेपी या आम आदमी पार्टी में या भारत की राजनीति को जो समझ रहे हैं, उसके हिसाब से भी देखिए, एक मीम में देख रही थी जिसमें लिखा था कि एक पुलिस अधिकारी बहुत परेशान था कि देखिए पुलिस फोर्स में बड़ा करप्शन है, तो उसने जाके दाऊद इब्राहिम का गैंग ज्वाइन कर लिया। क्या इसी तरह का कोई समानांतर आप देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाने जा रहे हैं ये नेतागण? देखिए, उस मीम पर टिप्पणी करना तो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप एक पार्टी के अंदर रहते हैं, फिर उस पार्टी को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जिस भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप क्या क्या नहीं कहते थे, किन किन शब्दों का नहीं इस्तेमाल किया गया है, तो और फिर आप उसी पार्टी में चले जाते हैं और उसी पार्टी के बारे में अगर आप कसीदे करने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं और उनमें आप एक विश्व के बड़े नेता के तौर पर देखते हैं, तो फिर ये सवाल इस बात को खड़ा होता है, क्या आप राजनीति के अंदर सिर्फ अवसरवादिता की वजह से थे? क्या आप सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए थे? क्या आपका कोई और कारण नहीं था? ये सवाल भी बड़े सवाल है, इन सवाल को पूछा जाएगा इनको लेके। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर ये नेता अगर जाने के लिए उत्सुक थे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑपरेशन लोटस भी पूरी तरीके से कायम था, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस घटना के तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, जब राघव चड्ढा को हटाकर वहां पे राज्यसभा के अंदर उनको लीडर ऑफ डिप्टी लीडर की जगह पे अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया। तो उनके ठिकानों पर 10 ठिकानों पर
3 दिन तक लगातार छापे पड़ते रहे। अब वो बिजनेसमैन आदमी है, जाहिर सी बात है वो अपना पूरा बिजनेस चौपट तो नहीं करेंगे। वो जाहिर सी बात है उनको ये बात समझ में आ गई कि आम आदमी पार्टी में अगर रहेंगे और तो हमारे लिए बिजनेस करना और हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो फिर उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके लिए सबसे आसान सा रास्ता था। उसी के साथ साथ अगर आप देखिए एक दूसरे नेता है जो पंजाब की सरकार में मंत्री भी है, संजीव अरोड़ा, उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़े और वहां भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जो ये छापे पड़े हैं उसके बाद इन लोगों का इधर आना, ये इनके बीच में निश्चित तौर पर लिंकेजेस हैं और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का एक बड़ा हिस्सा है। अब ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था, भाई छापे तो संजय सिंह के यहाँ भी पड़े थे, छापे तो मनीष सिसोदिया के भी पड़े थे। मनीष सिसोदिया तकरीबन 2 साल तक जेल के अंदर रहे, संजय सिंह करीब 6 महीना जेल के अंदर रहे, लेकिन इन लोगों ने तो पार्टी नहीं छोड़ी ना। इन लोगों ने तय किया कि हमको इसका सामना करना है और कुछ भी हो जाए पार्टी के साथ बने रहेंगे। तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि ऑपरेशन लोटस जरूर उधर से चल रहा था, लेकिन इन लोगों के कमिटमेंट और इन लोगों का पार्टी की विचारधारा को लेकर जो प्रतिबद्धता थी उसमें कमी नहीं होती तो शायद ये पार्टी नहीं टूटती। तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हो और किन लोगों के बल पे आप राजनीति करना चाहते हैं। जी हाँ, किन लोगों का, जिन लोगों की गुणवत्ता पर आप जिक्र कर रहे हैं, इस पे बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इन गंभीर सवालों को हमने तब भी उठाया था जब इनको राज्यसभा भेजा गया था और अब तो एक बहुत वाजिब एक तरह से गवाहों और सबूतों के आधार पर उस गलत फैसले का दिन है इस वक्त उस पर चर्चा करने का। लेकिन एक ही पल में आती हूँ उस पर। मुझे बताइए आशुतोष जी, ये तो कोई नई बात नहीं है एक पार्टी से नेताओं का दूसरी पार्टी में चला जाना, लेकिन एक छोटी पार्टी को पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़कर और इस तरह से अपने में एक तरह से लगता है कि शामिल हो रही है पार्टी, पूरी तरीके से एक विलय हो रहा है पार्टी का, कम से कम उसके एक बड़े धड़े का। ऐसे में जो बीजेपी की टैक्टिक्स हैं उन पर जरा सा बात करते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे तो बहुत गिरावट हमने देखी है, भाजपा के दौरान भी इस सरकार के और गिरावट देखी है, लेकिन उस पैमाने पर भी देखें, उस स्टैंडर्ड पर भी देखें तो ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। अभी 10 दिनों पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई लवली यूनिवर्सिटी वाले मित्तल साहब के घर पे छापा पड़ रहा है, उनके ठिकानों पे छापा पड़ रहा है और बड़ी हमदर्दी उनसे दिखा रहे थे। मित्तल साहब जिनको भ्रष्टाचारी बताकर उनके ऊपर मुकदमा दायर करके और उनके घर ईडी भेजी गई, उन पे छापे डाले गए और अब वो आपके ही एक अंग हो गए, आप ही का हिस्सा हो गए। इसमें 2 सवाल उठते हैं। एक टेक्निकल सवाल है कि उस केस का क्या होगा जो लीगल केस दर्ज किया गया है, भारत की अदालतों को और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को क्या करना चाहिए, तो वो केस झूठ है। दूसरी बड़ी बात कि जनता की जो अदालत है, क्या भाजपा को उसमें भी शर्म नहीं आ रही है? एक कूल ऑफ पीरियड भी 1 आध साल का नहीं दिया गया, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पहले रेड डाल के और फिर इधर आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्वरूप है ये तो जग जाहिर है, इसमें कहीं किसी तरीके की किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव उठा के देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, यानी वो संस्था जो दरअसल ममता बनर्जी को चुनाव में मदद कर रही थी, उसके ठीक चुनाव के 2 हफ्ते पहले उसके यहाँ छापे पड़ते हैं, उनके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब इससे ज्यादा ब्रेजन क्या चीज हो सकती है? आप वहां के चीफ सेक्रेटरी को बदल दीजिए, होम सेक्रेटरी को बदल दीजिए, डीजीपी को बदल दीजिए, पुलिस कमिश्नर को बदल दीजिए, 450 से ज्यादा अधिकारियों को बदल दीजिए, आप मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दी, सब कुछ कर दीजिए और उसके अलावा बिना किसी कारण का 27 लाख लोगों के वोट काट दिए, 7 लाख लोगों का अचानक जोड़ दीजिए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमें किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। उस संदर्भ में अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब पिछले जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी आंखों में वो दरअसल पंजाब खटकता इसलिए कि लंबी राजनीति के बावजूद भी आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने को नहीं पाती है। पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत कोशिश की थी, कैप्टन अमरिंदर को अपनी पार्टी में लेकर आए थे, सुनील जाखड़ को पार्टी में लेकर आए थे और उनको लग रहा था कि शायद उनकी पार्टी बहुत अच्छा कर पाएगी, लेकिन वो भी प्रयास पूरी तरीके से सफल हो गया। और अगर आज की तारीख में बीजेपी अगर ये सोचती है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए या आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता वहां पे खुलता है, क्योंकि कांग्रेस वहां डिफॉल्ट पार्टी है। जो दूसरी डिफॉल्ट पार्टी थी वो अकाली दल की स्थिति बहुत खराब है, बहुत डिस्क्रेडिटेड वो हो गए हैं। तो एक स्पेस बनता है अगर आम आदमी पार्टी उस स्पेस को खाली करती। इसलिए मैं इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ 7 सांसदों के डिफेक्शन से ही जोड़कर नहीं देखता हूं, बल्कि ये इस और कोशिश है कि पंजाब के अंदर भी उनकी उसी तरीके से सरकार बननी चाहिए जैसे बिहार के अंदर अंत में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उसमें वो कामयाब भी हुए, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से एक तरीके से वो कमजोर करते हुए। इसका एक दूसरा पहलू है, इसकी विचारधारा, इसका जो है वो वैचारिक पहलू है।
वैचारिक पहलू आपको याद होगा कि बहुत साल पहले नड्डा ने बिहार के अंदर कहा था कि जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो खत्म हो जाएंगी। तो क्योंकि छोटी पार्टियां जिन भी प्रदेशों के अंदर है वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने देने में दिक्कत पैदा करती है, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर तमिलनाडु के अंदर आप देखिए ये डीएमके हो, वो बहुत या शिवसेना ने भी बहुत कोशिश की थी इनको रोकने की और काफी हद तक कामयाब भी रही, शिवसेना को इनका साथ छोड़ना पड़ा। तो ये नहीं चाहती हैं कि अखिल भारतीय की क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हों, क्योंकि वो इनके हिंदुत्व एकता के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं बाधक होते हैं और सत्ता पर जो इनकी पैठ होनी चाहिए उसको कमजोर करने में ये दिक्कत पैदा करते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो इनके लिए कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं है कि आम आदमी पार्टी मजबूत रहे, दिल्ली में भी मजबूत हो, पंजाब में भी हो जाए, गुजरात में भी हो जाए, तो ये उनको बहुत पसंद नहीं है। उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो भी उनका जो पूरा एजेंडा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इसके अलावा आशुतोष जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, गोवा में और एक दो राज्यों का और जिक्र है, भाजपा की अंदर खाने मदद की और देखिए ये इनका हाल हुआ। ठीक इसी तरीके से जैसे एनसीपी का हाल हुआ जब एनसीपी ने मदद करने की कोशिश की अंदर खाने। जेडीयू देखिए जिस भी पार्टी का हिस्सा बनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी उस पार्टी को खा जाती है और इस बात को समझने में आम आदमी पार्टी को काफ़ी वक्त लगा। क्या आप ये आरोप सही समझते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं अंदर खाने इनके साथ मिली हुई थी और इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टी जैसे ही ग्रो करने की कोशिश करेगी बीजेपी को असुरक्षा होगी, जिस असुरक्षा का जिक्र आप ये कर रहे हैं, और फिर पूरे तरीके से उसकी जड़ें काटने की जो अभी ये कोशिश है और बड़ी कामयाब ये कोशिश है, ये पूरी की जाएगी? देखिए आरफा, अगर आम आदमी पार्टी ने अंदर खाने किसी तरीके की कोई साठगांठ की तो कम से कम मेरे पास वो जानकारी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से बनी है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी के ऊपर जबरदस्त मार पड़ी है। इस हद तक मार पड़ी कि अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में भी काटने पड़े थे, मनीष सिसोदिया को 2 महीने जेल में रहने पड़े थे, विजय नायर भी तकरीबन 2 साल जेल में रहे थे, संजय सिंह भी जेल के अंदर है और जैन साहब थे उनको भी जेल में रहना पड़ा था। और जो अरविंद केजरीवाल के अपने करीबी जो उनका सारा काम देखते हैं विभव, उनको भी जेल में रहना पड़ा था। और कम से कम 2 दर्जन ऐसे विधायकों की एक पूरी लिस्ट है जिनको बिना किसी कारण के जेल के अंदर डाला गया था। तो और उनका दफ्तर खाली कराने की पूरी मुहिम कर ली गई, तो दफ्तर पूरी तरीके से खाली भी करा दिया गया। तो मैं ये कम से कम जब तक मेरे पास जानकारी नहीं हुई तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा दरअसल आम आदमी पार्टी की बीजेपी से किसी तरीके की कोई मिली भगत है। लेकिन हाँ, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, जब वो गुजरात के अंदर जाते हैं, जब वो गोवा के अंदर अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, जब वो दिल्ली में आते हैं, तो वो कांग्रेस की को कमजोर करके ही आते हैं। दिल्ली के अंदर अगर आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ती तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का पूरा वोट बेस है जो वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। गुजरात के अंदर भी जो पिछली बार बीजेपी को इतनी जबरदस्त सफलता मिली थी, क्योंकि 27% वोट अगर कांग्रेस को मिला तो 12% वोट बीजेपी को मिला और वो मिला के जो एक प्रचंड जीत में तब्दील हो गई भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से गोवा में भी अगर आप देखिए तो जो उनकी पॉलिटिक्स है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, उससे यह भ्रम फैलता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है। लेकिन अगर मदद कर रही होती तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने की नौबत नहीं आती और ना ही उनकी पार्टी टूटती और इस तरीके से बिखरती हो पार्टी। आशुतोष जी, मैं अब 2 सवाल अगले राघव चड्ढा के ऊपर लेना चाहती हूँ। वो एक तरह से फिनोमेना बन गए थे पिछले कुछ महीनों में, लाखों लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़ रहे थे, लाखों लोग उनके साथ इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स को रीट्वीट कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चों से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर एयरपोर्ट पे लोग मुझे मिल रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमारा नेता कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो। एक आम आदमी के एक तरह के मसीहा के तौर पर, यानी जो मिडिल क्लास है उसके मसीहा के तौर पर उभर रहे थे। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ले रहे हैं। तमाम जो सिविक इश्यूज हैं उनको अपने आप को वो पेश कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी की तरह दिल्ली के राघव चड्ढा हैं या मान लेते हैं पंजाब के राघव चड्ढा हैं। उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, अभी खबर आई है कि उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे घट गए हैं। तो
जिसको बनाता है सोशल मीडिया उसको बिगाड़ भी देता है सोशल मीडिया इतनी जल्दी। इस तरह के फिनोमिना को और ये पूरे दल के नेता के तौर पर राघव चड्ढा को देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो उनको एक काफी मेरे साथ तो उन्होंने काम किया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन वो बहुत समझदारी के साथ, बहुत चालाकी के साथ अपनी पॉलिटिक्स को डिजाइन कर रहे थे लगातार। और जब तक उनको ये लगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के रहने से उनको फायदा होगा, और उसका उनको बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि जब आम आदमी पार्टी के ऊपर वाकई में संकट था, जब अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी की वजह से जेल गए, जब पूरी लीडरशिप जेल गई, जब शीश महल को के मसले पर खड़े होकर उनको डिफेंड करने की जरूरत थी, तब वो कहीं नहीं थे। तो जब वो कहीं नहीं थे, वहीं से ये दरार पैदा होती है, और तब से ये फुसफुसाहट भी शुरू हो गई कि दरअसल देर सवेर वो या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साठगांठ कर ली है, जिसकी वजह से उनके यहाँ ना तो छापे पड़ रहे हैं, ना उनके जेल जाने की नौबत आ रही, बल्कि बाकी लोगों के ऊपर ही आफत आ रही है। और उसके बाद अगर आप देखें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले, तब भी वो सड़क पे कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब भी इधर उधर कहीं गए हो तो बात अलग है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़े, जबकि वो एक बड़े फेस के तौर पर उभरे थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत पहले से इस तलाश में थे कि एक ऐसी पार्टी के साथ वो जुड़ जाएं जिनको लेके अगले 30 साल की, 40 साल की, 20 साल की राजनीति वो कर सके, और वहां जितना कुछ उनका आम आदमी पार्टी में हासिल होना था वो हासिल कर चुके थे। तो इसलिए वो एक, जिसे कहते हैं ना, मच ग्रीनर पॉस्चर की तलाश में थे, और वो जो रास्ता था वो बीजेपी की तरफ ही जाता था, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वो संघर्ष करके आगे जितना बढ़ना था वो बढ़ चुके थे। इसलिए मुझे मानना है कि बहुत ही सोच समझ के उन्होंने कदम उठाया। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि मुझे ज्यादा हैरानी संदीप पाठक के छोड़ने से हुई है, क्योंकि संदीप पाठक बहुत ही एनोनिमस फेस थे, लो प्रोफाइल थे, लेकिन पार्टी के अंदर एक जमाने में बहुत पावरफुल थे, और वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है। जब वो छोड़ के जाते हैं, तब ये जरूर चिंता का प्रश्न होता है कि किस तरह के लोगों को पार्टी के अंदर बढ़ाया गया था। कहीं वो भी तो उसी तरीके की महत्वाकांक्षा से पीड़ित नहीं थे जिस तरीके से राघव। जी, लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इन लोगों से हमदर्दी भी रखनी चाहिए कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनके करियर तबाह हो जाए, इनका सारा पैसा डूब जाए, ये जेल में चले जाएं। हर व्यक्ति, देखिए आपने कई लोगों का जिक्र किया, इसमें संजय सिंह है, खुद अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया हैं, और भी कई लोग हैं, हम जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का भी हम जिक्र कर सकते हैं। इन सब ने जेल में जाकर एक कुर्बानी दी, और उसके बाद भी अपनी पार्टी के साथ बने रहे, या कम से कम बीजेपी में तो नहीं गए। उसमें इस तरह के लोग भी हैं, जैसे मान लेते हैं योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण है। मैं तो आपका भी जिक्र करूंगी कि आप पार्टी से अलग हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा में चले गए। लेकिन हर किसी के अंदर वो मादा नहीं होता, उतनी हिम्मत नहीं होती, कुर्बानी का जज्बा नहीं होता। क्या ये मान लिया जाए कि जो सरकारी रिसोर्सेज हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उसका अब इस हद तक इस्तेमाल हो गया है कि बीजेपी जब चाहे, जिस पॉलिटिकल पार्टी में जिस नेता को चाहे अपने यहां शामिल कर सकती है, क्योंकि डर और खौफ का साया है? देखिए, हर वो आदमी आज की तारीख में वल्नरेबल है जिसने राजनीति के अंदर कुछ गलत काम किया है, या जिसने अपने जीवन के अंदर कुछ गलत काम किया। हर वो आदमी वल्नरेबल। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तब उनके बारे में जो किस्सा पब्लिक हुआ वो ये कि सोनिया गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि सुबह में मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं जेल चला जाऊं या फिर मैं पार्टी छोड़ दूं, मैं अब इस जेल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके अलावा आप एक और नेता थे जो जो महाराष्ट्र के नेता थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो उनका अब मैं रात में चैन की नींद आती है। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एजेंसीज का ब्रेजन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए या सत्ता को हासिल करने के लिए, वैसा भारत के इतिहास में कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं। हाँ, इंदिरा गांधी के ऊपर जरूर आरोप लगते, लेकिन मैंने वो दौर नहीं देखा, इसलिए मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उतनी मालूमियत नहीं है। लेकिन कम से कम पिछले 30 सालों के बारे में मैं कह सकता हूं कितना ब्रेजन इस्तेमाल कहीं नहीं। और हर वो आदमी जो कहीं ना कहीं अब कमजोर है, कुछ गलत काम उसने किया है, वो जरूर इनके खौफ में रहेगा। और दूसरी बात यह होती है कि जो करेज ऑफ कन्विक्शन है, जो आप कुछ लोगों के अंदर देखते हैं, और ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि दरअसल ये लोग तो बड़े पागल टाइप के लोग हैं, जुनूनी है, सनकी है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करते। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनको अपना करियर बनाना है, वो जाहिर सी बात है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और जो अव्यवहारिक हैं, जो आदर्शवादी हैं, और जो जिनको लगता है कि हमें जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, देश के हित में नहीं है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ रहा है, जिनके घर भी तबाह हुए हैं, उनकी हालत भी खराब है।
तो अब ये दो तरीके के लोग हैं, अब ये तो उनको चूज करना है, ये तो राघव चड्ढा को चूज करना है, या संदीप पाठक को चूज करना है, या स्वाति मालीवाल को चूज करना है कि भाई आप जिस कन्विक्शन के साथ आप आम आदमी पार्टी में थे, आज वो कन्विक्शन आपके पास है या नहीं है, या कुछ अपने जीवन में कुछ गलत किया या गलत नहीं किया है, आपको जेल जाने से क्यों डर लगता है। आखिरी 30 सेकंड में मुझे बताइए, क्या आम आदमी पार्टी इस क्राइसिस को सरवाइव कर पाएगी? क्या बच पाएगी आम आदमी पार्टी कल का दिन देखने के लिए, कल का सूरज देखने के लिए? देखिए, ये तो इस पर ही निर्भर करता है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी अगला चुनाव जीत पाती है, जीत नहीं पाती। अगर वो नहीं जीत पाएगी तब तो वाकई में बहुत संकट का वक्त होगा उनके पास, क्योंकि दिल्ली में उनके पास सरकार नहीं है, गुजरात में सरकार बनने की कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं, पंजाब में उनके पास सरकार है। अगर वहां भी ये चुनाव हार जाएंगे तो परसेप्शन बैटल तो ये बहुत तेजी के साथ लूज कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ परसेप्शन बैटल उन्होंने लूज किया। अगर पावर स्ट्रक्चर से भी अगर बाहर चले जाएंगे तब इनका सर्वाइवल वाकई में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उनका एक अलग तरीके का रेजिलियंस होता है। वो चुनाव हार के कर भी वो जीत जाते हैं या सरवाइव कर जाते हैं। जिनकी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिनका कोई सिस्टम नहीं है, उनके लिए बाउंस बैक कर पाना बड़ा मुश्किल होगा अगर पंजाब हारते हैं तो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।